सिंह की स्यार सिंह नहीं होए, स्यार चीन कभी सिंह नहीं हो सकता है और इस बार उसका पाला सिंह से पड़ा है। भारत ने अब बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। भारतीय सेना ने लिया सीमा पर बहुत बड़ा फैसला। वहीं 41 साल बाद अमेरिका ने ताइवान की धरती पर वैसा काम कर दिया है जो चीन को चिढ़ाने के लिए है काफी। एक बार फिर भारत इजराइल की मदद से करने जा रहा है वह सब कुछ जो चीन को हराने के लिए होगा काफी। राम जी के बाद गौतम बुद्ध को लेकर नेपाल में विवाद। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देश के साथ साथ पूरी दुनिया की भी राजनीति बदल रही है और यह राजनीति अब धर्म आधारित ज्यादा हो रही है। खासकर हिंदू धर्म जिसको काफी उपेक्षित कर दिया गया था, लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते थे, लेकिन आज ऐसी होड़ मच गई है कि सभी हिंदू देवी देवताओं को अपना बताने से चूक नहीं रहे हैं। भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर भड़क गया है नेपाल और जयशंकर के बयान पर जता दी आपत्ति। बात दरअसल यह है कि भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझे नेपाल में अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध के भारतीय कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए बताया कि गौतम बुद्ध तो नेपाली थे। नेपाल के कई राजनेताओं ने जयशंकर के बयान का विरोध किया। कुछ दिन पहले ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम की अयोध्या को नेपाल के वीरगंज के पास होने का दावा करा था। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडिया की 75वीं शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। उन्होंने सवाल किया था कि अब तक के सबसे महान भारतीय कौन है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। मैं कहूंगा कि एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी। इसी बयान पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए आधिकारिक विरोध जाहिर किया। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी बुद्ध और बुद्धिज्म की जन्मस्थली है और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया हुआ है। 2014 में नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि नेपाल वह देश है जहां विश्व में शांति का उद्घोष और बुद्ध का जन्म हुआ था। वैसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा है कि CII के कार्यक्रम में कल विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है। यानी कि छोटी छोटी बातों को अब नेपाल बढ़ा चढ़ाकर बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन को भारत तो झटके दे ही रहा है, साथ ही साथ अमेरिका भी कहीं नहीं चूक रहा है। अभी की जो दौर चल रही है वह कूटनीतिक लड़ाई की दौर चल रही है। एक माहौल को तैयार किया जा रहा है आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए। इसी क्रम में 41 साल बाद अमेरिका ने वह काम कर दिया है जो चीन को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अमेरिका ने अपने मंत्रियों को भेजा है ताइवान, यानी ताइवान को आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने एक देश का दर्जा देने के लिए कदम उठा लिया है। हालांकि ये दल स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री एलेक्स आजार के नेतृत्व में रविवार को ताइवान पहुंचे। अमेरिका और ताइवान के बीच 1979 में औपचारिक द्विपक्षीय संबंध खत्म होने के बाद किसी भी अमेरिकी कैबिनेट मंत्री की यह पहली यात्रा है। चीन पहले ही इस यात्रा के मद्देनजर अपना विरोध जता चुका है और उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ताइवान चाहे कितनी भी इकट्ठा कर ले हथियारों को या किसी भी अमेरिका से दोस्ती कर ले, हमने अपनी सैन्य शक्ति को इतना ज्यादा विकसित कर लिया है कि ताइवान हमें रोक नहीं सकेगा। वैसे चीन ने इस विषय पर अमेरिका को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका ने हमारे साथ विश्वासघात करा है। अमेरिका ने कहा था कि वह ताइवान के साथ रिश्ते नहीं रखेगा, लेकिन अब अमेरिका अपने इस वादे से मुकर रहा है। हालांकि विश्वासघात तो चीन की CCP पार्टी के रगों में दिखती है। ऐसी बातें उन्हें कहना शोभा नहीं देता है।
हालांकि यह यात्रा ऐसे कहा जा रहा है कि कोरोना के विषय में जानकारी लेने के लिए है कि आखिर ताइवान ने कैसे इन समस्याओं को हल करा कि ताइवान में कोरोना के मामले 500 से भी कम रहे और इसका असर बहुत ही कम हुआ। लेकिन कूटनीतिक जगत में इसे दूसरा ही नाम दिया जा रहा है। चीन से जारी तनाव के बाद भारतीय सेना ने लिया बड़ा फैसला। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारतीय सशस्त्र बल अपने हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल जैसी क्षमताओं से लैस करने की योजना बना रहे हैं। इसमें सुरक्षा बलों को दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने में अपनी सीमाओं पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें, इस समय इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं कर रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसके तहत तीनों सेनाओं को लगभग 90 हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड और एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इस मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल बॉडी और रक्षा सचिव अजय कुमार द्वारा विचार किया जाएगा। सशस्त्र बलों में ड्रोनों को मजबूत निगरानी और टोही पेलोड से लैस करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे कि दुश्मन की ठिकानों और स्टेशनों पर न सिर्फ नजर रखी जा सकेगी, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको ध्वस्त भी किया जा सकेगा। भारतीय बेड़े में शामिल ड्रोन ज्यादातर इजराइल से लिए गए हैं और इन्हें सेना और वायुसेना द्वारा लद्दाख सेक्टर के फॉरवर्ड इलाकों में चीन की सीमा के साथ तैनात किया गया है। ड्रोन चीनी सेना द्वारा डिसएंगेजमेंट को सत्यापित करने में मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी टुकड़ियों की संख्या का जानकारी पता लगाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त जासूसी के लिए भी किया जा रहा है और इन ड्रोन की मदद से ही देखा जा रहा है कि सीमा पर चीनी सेना हटती भी है पीछे या नहीं, या क्या कर रही है। सेना ने इसके लिए प्रोजेक्ट चीता नाम के प्रस्ताव को फिर से शुरू किया है। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा था और इस पर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग तीनों सेनाओं के 90 हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन में और हवा से हवा में मार कर सकने वाली एंटी टैंक मिसाइलों के लैस से अपग्रेड किया जाएगा। चीता प्रोजेक्ट में सेना ने ड्रोन को मजबूत निगरानी सिस्टम से लैस करने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे भारतीय बलों को दुश्मन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी और इससे लैस हथियारों से अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें तबाह भी किया जा सकेगा। भारत के मध्यम ऊंचाई वाले और लंबी क्षमताओं वाले ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बेड़े में मुख्यतः इजराइल हेरोन ड्रोन और उसके ही उपकरण शामिल है। इन ड्रोन्स को थल सेना, वायुसेना दोनों ने ही चीन के साथ सीमा के पास लद्दाख सेक्टर में अग्रिम स्थानों पर तैनात कर दिया है। ये ड्रोन चीनी सेना के पीछे हटने की स्थिति को पुष्ट करने में और गहराई वाले इलाकों में उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी पाने में भी मदद कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपग्रेड होने के बाद इन ड्रोनों का इस्तेमाल पारंपरिक सैन्य गतिविधियों और भविष्य में आतंक के खिलाफ किया जा सकेगा।